छोटा सा कैटरपिलर जो उड़ना चाहता था, एक पुरसुकून मैदान में जहाँ रंगीन फूल खिलते और सूरज हमेशा रोशन और गर्म रहता। एक छोटा सा कैटरपिलर रहता था जिसका नाम कोरा था। वो छोटा, सब्ज और लहराता हुआ था। इसके छोटे पैर इसे आहिस्ता आहिस्ता पत्तों और दरख्तों की शाखों पर रेंगते हुए ले जाते थे। लेकिन जब से वो अपने अंडे से निकला था, इसका एक बड़ा ख्वाब था। वो उड़ना चाहती थी। हर दिन जब वो पत्तों पर रेंगती तो वो हैरत से देखती कि परिंदे कैसे आसमान में खूबसूरती से उड़ते हैं। इनके परों की मदद से वो दरख्तों पर उड़ते, बादलों में घूमते और नीचे उतरते हैं। मक्खियाँ भी खुशी खुशी फूलों से फूलों तक उड़ रही थीं। इनके परों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो हवा में एक डब्बे की तरह नज़र आती थीं। कोरा इन्हें देखकर हंसद करती, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर रेंग रही थी। वो उड़ने की ख्वाहिश करती जो सिर्फ उड़ने से मिलती। वो सबसे ज़्यादा ये सोचती कि अगर वो ज़मीन छोड़कर दरख्तों के ऊपर उड़ सके, जहाँ हवा इसके जिस्म से टकरा रही हो, तो दुनिया कितनी छोटी और दूर लगेगी। लेकिन कोरा परिंदों, मक्खियों और हत्ता के चींटियों से मुख्तलिफ थी। इसके पास परों का कोई निशान नहीं था। इसके पास सिर्फ छोटे पैर थे जो इसे आहिस्ता आहिस्ता पत्तों और शाखों पर घसीटते थे। फिर भी वो उड़ने के लिए अपने ख्वाब को ना छोड़ती। शायद एक दिन मैं उड़ सकूंगी, वो अपने आप से कहती। जैसे ही वो एक पत्ते पर रेंग रही होती, इसका दिल उम्मीद से धड़क रहा होता। एक गर्म दोपहर जब सूरज दरख्तों के दरमियान से चमकता हुआ मैदान पर सोना फैला रहा था, कोरा ने फैसला किया कि वो उड़ने का तरीका तलाश करेगी। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढूंगी, इसने अपने आप से कहा। मैं अपने दोस्तों से पूछूंगी कि वो कैसे उड़ते हैं। मेरे पास पर नहीं हैं, लेकिन शायद मैं इन्हें हासिल करने का तरीका सीख सकूं। फिर अपने दिल में अज़म के साथ कोरा ने अपनी तलाश शुरू की, ये अहद करते हुए कि वो उड़ने का राज तलाश करेगी। कोरा का पहला पड़ाव एक ग्रोह की चींटियों का था, जो एक मज़बूत शाख पर कतार में चल रही थीं। ये चींटियाँ हमेशा काम में मसरूफ़ रहती थीं, खाना और छोटे पत्थर अपने घर वापस ले जा रही थीं, जो एक करीबी दरख्त की जड़ों में छुपा हुआ था। कोरा इस शाख पर चढ़कर चींटियों के करीब पहुंची और अपने छोटे पैर हिलाते हुए खुशी से इनसे कहा, हेलो चींटियों, क्या आप उड़ना जानती हैं? परिंदों की तरह आसमान में कैसे पहुंचती हो? चींटियाँ एक लम्हे के लिए रुकीं। उन्होंने अपनी छोटी छोटी आँखों से कोरा की तरफ देखा और अपना काम जारी रखा। इनमें से एक बड़ी चींटी, जो एक दाना और तजर्बाकार नज़र आती थी, अपने झुर्रियों वाले चेहरे के साथ हुक्मरानी वाले अंदाज में कोरा से कहने लगी, ओ छोटे कैटरपिलर, हम चींटियाँ उड़ती नहीं हैं। हम अपने पैर ज़मीन पर मजबूती से रखती हैं, मेहनत करती हैं और खाना अपने घर लेके जाती हैं और अपनी सुरंगें बनाती हैं। उड़ना हमारा काम नहीं है। कोरा का दिल टूट गया। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद चींटियाँ उड़ने का कोई तरीका जानती होंगी, मगर उनका जवाब साफ था। वो नरम आवाज़ में कहने लगी, ये तो अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। सबसे बड़ी चींटी ने हमदर्दी में सर हिलाया और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। बाकी चींटियाँ बग़ैर किसी बात के चलती रहीं और कोरा इन्हें दूर जाता देखती रही। अगरचा वो थोड़ी सी मायूस हो गई थी, कोरा ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि अभी इसके पास और भी दोस्त हैं जिनसे वो पूछ सकती है। वो पुरअज़म थी कि वो किसी को ज़रूर तलाश करेगी जो इसकी मदद कर सकेगा। मैं किसी और से पूछूंगी, इसने अपने आप से कहा।
कोई ना कोई तरीका तो होगा उड़ने का। कोरा का अगला पड़ाव एक फूलों के झुंड में था, जहाँ मक्खियाँ खुशी खुशी मिठास और फूलों से गर्द लेकर जमा कर रही थीं। मक्खियाँ एक साथ मिलकर काम कर रही थीं, खुशी से भिनभिनाती हुई एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं। इनकी परों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो गूंज रही थी। कोरा इन्हें हैरत से देख रही थी, दिल में चाह रही थी कि वो भी उनकी तरह आज़ादाना हरकत कर सके। कोरा एक करीब के फूल पर चढ़ गई और खुशी से मक्खियों को पुकारा, हेलो मक्खियों, आप हमेशा उड़ती हो, क्या आप मुझे भी उड़ना सिखा सकती हो? मक्खियाँ अपना काम रोककर हवा में सिरकने लगीं। इनकी परों की आवाज़ तेज़ थी। एक मोटी सी मक्खी जिस पर सुनहरी धारियाँ और नरम रुई जैसी टांगें थीं, एक करीबी पत्ते पर नरमी से उतर आई। इसने छोटी सी आँखों से कोरा को देखा, जैसे वो इसके सवाल पर गौर कर रही हो। और प्यारे छोटे कैटरपिलर, मक्खी ने नरम और मीठी आवाज़ में कहा, हम मक्खियाँ उड़ सकती हैं क्योंकि हमारे पास पर हैं, लेकिन उड़ना ऐसा काम नहीं है जिसे तुम बस पूछने से सीख सको। ये कुदरती तौर पर हम में होता है। कोरा के चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन मेरे पास तो पर नहीं हैं, इसने कहा। अगर मेरे पास पर ना हो तो मैं कैसे उड़ सकती हूँ? मक्खी ने हंसकर सर हिलाया। उड़ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम रातों रात सीख सको। तुम्हें उड़ने से पहले तरक्की करना होगी और बदलना होगा। हो सकता है तुम्हारे पास अभी पर ना हो, लेकिन एक दिन होंगे। बस तुम्हें सब्र करना होगा। कोरा का दिल थोड़ा सा टूट गया, ये सोचकर कि उड़ने के लिए इंतज़ार करना होगा। मुझे अभी परों की ज़रूरत है। थोड़ी मायूसी के साथ इसने नरम आवाज़ में कहा। मक्खी ने हमदर्दी से भिनभिनाते हुए कहा, सब्र रखो छोटे कैटरपिलर, तुम्हारा वक्त आएगा, बस यकीन रखो। कोरा ने एक गहरी सांस ली और दिल में थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई। शुक्रिया, इसकी आवाज़ छोटी मगर पुरउम्मीद थी। कोरा का अगला पड़ाव परिंदों से पूछना था। एक भारी दिल के साथ मगर नए अज़्म के साथ कोरा ने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। जैसे ही वो रेंग रही थी, वो एक बुलंद दरख्त के नीचे पहुंची, जहाँ कुछ परिंदे एक ऊंची शाख पर बैठे हुए थे। वो अपना रोज़ाना के उड़ने की तैयारी कर रहे थे। इनकी परों की आवाज़ तेज़ और इनकी चोंचें खुशी से चहचहा रही थीं। कोरा इन्हें देखकर पुरजोश और कुछ नर्वस महसूस कर रही थी। हेलो परिंदे, वो इन्हें पुकारने लगी। इसकी आवाज़ पुरुम्मीद और थोड़ी सी घबराई हुई थी। क्या आप मुझे उड़ना सिखा सकते हो? मैं भी आपकी तरह उड़ना चाहती हूँ। एक परिंदा जो एक रोशन और ख़ूबसूरत रॉबिन था, अपना सर झुकाए हुए नीचे कोरा को नरमी से देखने लगा। तुम हमारी तरह उड़ना चाहती हो? रॉबिन ने नरम और मेहरबान आवाज़ में कहा। हाँ, कोरा ने पुरजोश होकर कहा, मैं आसमान में उड़ना चाहती हूँ, हवा को अपने परों के नीचे महसूस करना चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। रॉबिन ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। उड़ना वाकई बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम बस सीख सको। तुम्हें परों की ज़रूरत होगी और तुम्हें इनके लिए तैयार होना होगा। तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, छोटे कैटरपिलर, लेकिन वक्त आने पर तुम तैयार हो जाओगी। कोरा के दिल में एक उदासी सी छा गई। लेकिन ये तब्दीली कब आएगी? इसने सवाल किया। इसकी आंखों में उम्मीद और तजस्सुस था। रॉबिन ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, वक्त हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है,
لیکن جب وہ وقت آئے گا تبدیلی ضرور آئے گی۔ تمہیں بس انتظار کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا۔ کورا نے گہری سانس لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ روبن نے وقت سے کیا مراد لی ہے، مگر اسے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ اتنی جلدی اڑ نہیں سکتی، شاید مجھے انتظار کرنا پڑے گا، اس نے نرم آواز میں کہا۔ روبن نے اسے حوصلہ دینے کے لیے سر ہلایا۔ تم صحیح راستے پر ہو چھوٹے کیٹرپلر، اس بات پر یقین رکھو اور صبر کرو۔ انتظار کا کھیل دن ہفتوں میں بدل گئے اور کورا میں صبر کا جذبہ بڑھتا گیا۔ وہ اپنے دن پتے پر رینگتے ہوئے گزارتی، مکھیاں اور پرندے دیکھتی اور اپنی تبدیلی کا انتظار کرتی۔ اب وہ اڑنے کے لیے زیادہ جلدی نہیں کرتی تھی۔ اس نے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دی تھی۔ سورج کی گرمی جو اس کی پیٹھ کو سہلاتی، نرم ہوا جو اس کے چھوٹے پروں کو چھیڑتی اور پھولوں کا ہوا کے ساتھ رقص۔ ایک دوپہر جب وہ ایک نرم اور مخملی پتے پر آرام کر رہی تھی، کورا نے اپنے اندر کچھ عجیب محسوس کیا۔ یہ ایک ایسا احساس تھا جسے وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنے آپ میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے جسم کا بھاری پن محسوس ہو رہا تھا اور اس کے پیر عجیب لگنے لگے، جیسے وہ اپنے آپ سے پہلے کی طرح نہیں اٹھا رہے ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ اسے محسوس کر سکتی تھی۔ کورا ایک پرسکون جگہ کی طرف رینگنے لگی جو ایک مضبوط چاک پر تھی، جو ہوا سے چھپنے کی مناسب جگہ تھی، اور وہاں اس نے اپنا کوکون بنانا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی محنت کی، اپنے چھوٹے پیروں سے نرم اور ریشمی دھاگوں میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور اپنے لیے ایک آرام دہ اور محفوظ گھر بنایا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ وہ تمام محنت کے بعد تھکی اور کمزور محسوس کر رہی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ اسے آرام کرنا ہے۔ جیسے ہی کوکون نے اپنے اندر اسے لپیٹ لیا، کورا نے خود کو گرم اور محفوظ محسوس کیا۔ بہت عرصے بعد پہلی بار وہ آرام محسوس کر رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ کسی اہم تبدیلی سے گزر رہی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، کوکون مزید سیاہ اور خاموش ہوتا گیا۔ وہ اب پہلے جیسی حرکت نہیں کر سکتی تھی، لیکن کورا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آرام کر رہی تھی اور اس کی تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا۔ جو وقت ایک صدی کی طرح محسوس ہو رہا تھا، وہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اس کے بعد کورا بالآخر ہلنا شروع ہوئی۔ وہ کوکون جو کبھی اسے محکم طریقے سے لپیٹ کر رکھا کرتا تھا، اب ٹوٹنے لگا تھا۔ جیسے ہی کوکون کے دراڑوں سے سورج کی نرم روشنی گزرنے لگی، کورا نے اس کی حرارت محسوس کی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی دہکنوں کو محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کے جسم میں کچھ بڑی تبدیلی ہو رہی ہو۔ اس کی جلد میں ایک عجیب سا کھچاؤ تھا اور وہ سمجھ چکی تھی کہ اب وہ ایک نئی شکل اختیار کرنے والی ہے۔ جیسے ہی کورا کاکون سے نکلتی ہے تو وہ ایک خوبصورت تتلی کی شکل اختیار کرتے ہوئے ادھر ادھر پھولوں پر منڈلاتی ہے، گویا اس کی اڑنے والی خواہش آج پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔